बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज से जो है हम कंट्रोल सिस्टम का सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे। ये जो है इंजीनियरिंग के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके 9 मॉड्यूल हैं। तो एक एक करके हम पढ़ेंगे। मॉड्यूल 1 से स्टार्ट करते हैं। तो इंट्रोडक्शन सबसे पहले, कंट्रोल सिस्टम होता क्या है। तो ये इसको समझने के लिए सपोज इस तरह कर लें कि एक इंडस्ट्रियल यूनिट है, एक सिस्टम है, एक प्लांट है सपोज। तो उसके मुख्तलिफ किस्म के अंदर सब सिस्टम उसके अंदर होते हैं। तो जो है उन सब सिस्टम की जो है परफॉर्मेंस को कंट्रोल करने के लिए, ताकि हम जो इनपुट दे रहे हैं उसके मुताबिक वो सिस्टम परफॉर्म करे और हमें जो आउटपुट मिले, हमारी डिज़ायर्ड आउटपुट हमें मिले, हमारी डिज़ायर्ड के मुताबिक, हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो है आउटपुट हमें रिसीव हो। तो वो तभी मुमकिन हो सकती है कि अब अगर हम उस सिस्टम का, उस प्लांट का, उस फंक्शन यूनिट का परफॉर्मेंस को कंट्रोल कर लें। तो उसको कंट्रोल करने के लिए हमें कंट्रोलर की ज़रूरत पड़ेगी। उस कंट्रोलर के अंदर मतलब किस्म के कंपोनेंट लगे होंगे, एम्पलीफायर होंगे, स्पीड कंट्रोल करने के लिए वगैरह वगैरह। तो वो कंट्रोल करेंगे उसकी परफॉर्मेंस को। तो जो हम इनपुट देंगे, उसके डिज़ायर्ड इनपुट देंगे, उसके हिसाब से जो है हमें आउटपुट जो मिलेगी वो हमारी जो है डिज़ायर्ड के मुताबिक, रिक्वायरमेंट के हिसाब से होगी। तो उसको कंट्रोल करने के लिए जो है वो कंट्रोलर की ज़रूरत होती है, सिस्टम की ज़रूरत होती है। उसको कंट्रोल सिस्टम कहते हैं। अब ये डायग्राम शो हो रही है, इसमें इनपुट जो है स्टिमुलस भी कहते हैं इनपुट को, और जो है डिजायर्ड रिस्पांस इनपुट को कहते हैं। तो आगे कंट्रोलर लग गया होता है। कंट्रोलर के अंदर मतलब किस्म के कंपोनेंट होते हैं, वो उसकी परफॉर्मेंस को कंट्रोल करेंगे और आगे हमें आउटपुट रिसीव होगी। आउटपुट जो है उसको रिस्पांस कहते हैं। हम जो रिस्पांस मिलेगा वो सिस्टम जो है परफॉर्म करके, कंट्रोलर जो है कोई परफॉर्मेंस को परफॉर्म करवाएगा, उस सिस्टम परफॉर्म करके हमें जो आउटपुट मिलेगा उसको रिस्पांस कहते हैं, उसको एक्चुअल रिस्पांस कहते हैं। और इनपुट जो है उसको डिजायर्ड रिस्पांस कहते हैं, आउटपुट को एक्चुअल रिस्पांस कहते हैं। आगे जो है कंट्रोल सिस्टम जो है वो एक कंट्रोल सिस्टम जो है वो बहुत ही अहम होता है हमारी सोसाइटी के अंदर, क्योंकि ये नेविगेशन सिस्टम के अंदर यूज होता है, ऑटोक्राफ्ट, एयरक्राफ्ट के अंदर, रॉकेट फायर के अंदर, मिसाइल्स के अंदर, सब के अंदर कंट्रोल सिस्टम की ज़रूरत होती है। और ये सिर्फ जो है वो मटीरियल वर्ल्ड के अंदर ही ज़रूरी नहीं है, बल्कि जो है हमारी नेचर के अंदर भी जो है वो बहुत सारी जगहों पर कंट्रोल सिस्टम जो है वो इस्तेमाल हो रहे होते हैं। इवन हमारी बॉडी के अंदर मुख्तलिफ किस्म के फंक्शंस को कंट्रोल करने के लिए कंट्रोल सिस्टम की ज़रूरत होती है, कंट्रोल सिस्टम होते हैं। आगे हम एलिवेटर की एग्जांपल जो है वो दी हुई है। जो अब हम जो होता है, एक जो लिफ्ट है उसके अंदर जब हम होते हैं तो एक बटन को क्लिक करते हैं, 4th फ्लोर का फर्ज किया प्रेस करते हैं, ठीक है। तो हमें जो लिफ्ट है वो 4th फ्लोर पर ले जाती है। तो वो कैसे ले जाती है, उसको कैसे पता है, उसके पीछे कंट्रोलर लगे होते हैं, वो कंट्रोल कर रहे होते हैं। अब हम जो है वो एक 4th फ्लोर के बटन को प्रेस करते हैं, वो एग्जैक्ट हमें उसके ऊपर ले जाती है। और इसी तरह जो है वो और एक्यूरेटली वो वहाँ पर हमें 4th फ्लोर पर ले जाती है। और ये जो है वो उसकी स्पीड को कंट्रोल कर रहे होते हैं। स्पीड को भी कंट्रोल किया जाता है। लिफ्ट की जो स्पीड होती है उसको कंट्रोल कर, ताकि ना इतनी ज़्यादा हो कि जो उसके अंदर जो पैसेंजर हैं उनके कंफर्ट जो जोन है वो एक्सीड कर जाए, वो जो है वो उनके कंफर्ट जो है वो अफेक्ट करे, और ना इतनी लो हो स्पीड के जो है पैसेंजर के जो पेशेंट्स हैं उसको सेक्रीफाइस करना पड़े उनको। इसी तरह उसकी जो है लिफ्ट की एक्यूरेसी को भी जो है वो कंट्रोल करती है कि एक्यूरेटली ये अगर 4th फ्लोर को प्रेस किया गया है तो 4th फ्लोर पर जाए, ना कि ऊपर ना ही नीचे। तो आगे जो है दो किस्म के परफॉर्मेंस की दो किस्म की टाइप्स होती हैं, ट्रांजिएंट रिस्पांस और स्टेडी स्टेट है। ट्रांजिएंट रिस्पांस क्या होता है, अगर जो है वो रिस्पांस जो है, अगर परफॉर्मेंस जो है वो टाइम के साथ वेरी करी है, टाइम के साथ वेरिएशंस आ रही हैं, तो फिर ट्रांजिएंट रिस्पांस। और अगर टाइम फिक्स है, टाइम कांस्टेंट है, तो फिर स्टेडी स्टेट एरर, ठीक है। और ये नीचे एक कर्व के जरिए जो है वो शो किया गया, रिप्रेजेंट किया गया, एग्जांपल को जो है वो एक्सप्रेस किया गया। ट्रांजिएंट रिस्पांस जो है वो टाइम के साथ जो है वेरी कर रहे हैं, तो ये जो है वो ट्रांजिएंट रिस्पांस है। और जो है आगे जो है जो है वो स्टेडी स्टेट एरर, जो कि स्ट्रेट लाइन, मतलब आउटपुट जो है स्ट्रेट लाइन जो है वो शो, स्टेडी स्टेट एरर पर जो है वो टाइम कांस्टेंट हो जाता है, फिक्स होता है। तो यही वो शो कर, जो मैंने आपको पहले बताया कि ये जो होता है वो ट्रांजिएंट रिस्पांस के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है, वो उनका कंफर्ट और पेशेंस जो है पैसेंजर की, वो कैसे कि टाइम के साथ वेरी कर रहा होता है। ना ही जो स्पीड जो होती है वो उसकी ना इतनी फास्ट हो, रिस्पांस इतना फास्ट नहीं होना चाहिए, स्पीड इतनी ज़्यादा तेज़ नहीं होनी चाहिए कि पैसेंजर के कंफर्ट जो है वो सेक्रीफाइस करे, और ना ही उनका इतनी स्लो होना चाहिए कि पैसेंजर की जो है वो पेशेंस को सेक्रीफाइस करना पड़े, ठीक है। आगे जो 4 रीजंस हो सकती हैं जो कंट्रोल सिस्टम के यूज़ करने के लिए। नंबर 1, पावर एम्पलीफिकेशन। पावर एम्पलीफिकेशन पावर एम्पलीफिकेशन को जो है वो समझने के लिए आप इस तरह समझ सकते हैं कि जो है एक किस्म का रडार एंटीना है, और उसकी हमने पोजीशन को जो है वो कंट्रोल करना, उसकी पोजीशन को चेंज करना है। तो अब जो क्या होता है, हम जो है वो एक जो है वो एक नॉब को प्रेस करते हैं, या एक नॉब को जो है वो या एक जो है वो नॉब को करते हैं, या एक जो है उसको सिर्फ रोटेट करते हैं, प्रेस करते हैं या रोटेट करते हैं
نے لو پاور کے ساتھ بس روٹیٹ ہی کرنا ہے اپنے ہینڈ سے. تو آگے وہ پوری جو ہے اس کی ریڈار کی پوزیشن چینج ہوتی ہے. اس پوزیشن کو چینج کرنے کے لیے تو بڑی اماؤنٹ میں پاور ہوتی ہے, لیکن ہم نے تو ایز ان پٹ میں صرف ہینڈ کے ساتھ اس کو روٹیٹ کیا, اس کی ناب کو پریس کیا, اس کے بٹن کو, تو اس نے وہ پوری پوزیشن ہی ریڈار کی چینج کر دی. تو وہ کیسے ممکن ہوئی ہے؟ وہ ایسے ممکن ہوئی ہے کہ اس کے اندر جو کنٹرول سسٹم لگے ہوئے ہیں انہوں نے وہ جو ہے اس کی اتنی لارج اماؤنٹ میں پاور جنریٹ کی ہے, لارج اماؤنٹ پاور دی ہے, وہ جس نے پوری پوزیشن جو ہے وہ ریڈار اینٹینا کی اس نے چینج کر دی ہے. تو وہ جو ہے وہ کنٹرول سسٹم نے کی ہے. کنٹرول, اس کے اندر کنٹرولر لگے ہوتے ہیں, ایمپلیفائر لگے ہوتے ہیں, اس کے اندر موٹر لگی ہوتی ہیں, اس کے اندر سپیڈ کنٹرول کرنے کے لیے سسٹم لگے ہوتے ہیں, تو وہ سارے کنٹرول کرتے ہیں. اس طرح آگے جو ہے ریموٹ کنٹرول. ریموٹ کنٹرول جو ہے کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ ایسی انوائرمنٹ ہو جاتی ہے جہاں پر کام جو ہے وہ ہیومن باڈی نہیں کر سکتی. ہیومن باڈی کے لیے وہ جو ہے وہ ڈینجرس ہوتا ہے, ٹھیک ہے, جس طرح کے ریڈیو ایکٹیو انوائرمنٹ ہوتے ہیں جہاں پر ریڈیشنز وغیرہ, اس طرح نائسی انوائرمنٹ جس طرح ونڈ ٹنل کے اندر, وہاں پر کیا ہوتا ہے کہ ریموٹ کنٹرول روبوٹ آرم یوز ہوتے ہیں, جو کہ ان کے اندر پیچھے کنٹرول سسٹم لگا ہوتا ہے. وہ آگے جو ہوتے ہیں وہ مختلف قسم کے جو ہے وہ میکینیکل کمپوننٹ ہوتے ہیں, وہ پرفارم کر دیتے ہیں سسٹم کو. ان کے اندر کنٹرولر جو ہے وہ کسی ریموٹ جگہ پر پڑا ہوتا ہے, وہ وہاں سے وہ کنٹرول سسٹم کے اندر پوری اس کے اندر پوری ہم نے جو ہوتا ہے ان پٹ دی ہوتی ہے کہ ہم نے اس کے اندر پوری جو کوڈنگ وغیرہ اس کے اندر کی ہوتی ہے, تو اس کے حساب سے وہ ڈیزائرڈ پرفارمنس ہمیں پرفارم کر دیتا ہے. تو اس کے لیے وہاں پر بھی کنٹرول سسٹم جو ہوتا ہے وہ بینیفیشیل ہوتا ہے. آگے جو ہے کنوینئنس آف ان پٹ فارم. کبھی یہ ہوتا ہے کہ ہم نے ان پٹ جو ہے وہ کوئی اور دی ہے اور آؤٹ پٹ میں ہیٹ مل جاتی ہے, یا کوئی اور ان پٹ مطلب پوزیشن جو ہے, جس طرح ٹمپریچر کنٹرول سسٹم کے اندر ان پٹ جو ہے وہ پوزیشن جو ہے وہ ایز تھرموسٹیٹ کی صرف پوزیشن جو ہے اس کو جو ہے اگر ہم ایز ان پٹ جو ہے اس کو جو ہے وہ دیتے ہیں, تو آؤٹ پٹ میں ہمیں ٹمپریچر ملتا ہے, ہیٹ ملتی ہے, ٹھیک ہے. اس طرح جو ہے مطلب وولٹیج جو ہے وہ ایز اے ان پٹ دیا اور آگے ایکسلریشن ہمیں آؤٹ پٹ میں ملے. وہ یہ اس وہ کنٹرول, اب وہ چینج کیسے ہوتا ہے, امپلیفائی کیسے ہوتا ہے, وہ کنٹرولر سسٹم کرتا ہے, کنٹرول کرتا ہے, وہاں پر یوز ہو سکتا ہے. یہ بھی ریزن بن سکتی ہے. آگے کمپنسیشن فار ڈسٹربنسز. اگر کبھی کبھی جو ہوتا ہے وہ ایکسٹرنل فورسز آ جاتی ہیں, جس طرح کے ونڈ فورسز ہوتی ہیں, ونڈ ٹنل کے اندر انٹینا سسٹم جو ہے, اگر انٹینا لگا ہوتا ہے اس کے اندر جو ونڈ فورسز ہیں, بیرونی فورسز جو ہیں, ایکسٹرنل ونڈ کی وجہ سے تیز ہوا آتی ہے تو ڈسٹرب ہو جاتی ہے اس کی پوزیشن. تو اس کی پوزیشن کو دوبارہ نارمل کنڈیشن میں لانے کے لیے کنٹرولر لگانا پڑے گا, جو کہ اس کی جب بھی ایکسٹرنل فورس ونڈ ہوئے گی تو وہ, یا کوئی اور قسم کی ایکسٹرنل ڈسٹربنس آئے گی, تو وہ دوبارہ اس کی جو ہے وہ سسٹم جو ہے وہ انٹینا سسٹم کی پوزیشن چینج ہوگی انٹینا کے, تو اس کو دوبارہ اپنی نارمل پوزیشن میں لانے کے لیے کنٹرول سسٹم کی ضرورت پڑے گی. آگے جو ہسٹری آف کنٹرول سسٹم, اب بہت لمبی ہسٹری ہے کنٹرول سسٹم کی. مختلف کی جگہ پر جو ہے وہ یوز ہوتا ہے اسپیڈ کنٹرول میں, لیکوڈ لیول کنٹرول میں, ٹمپریچر کنٹرول میں. اب اسپیڈ کنٹرول میں مثلا جو ہے جو فلائی بال جو ہے وہ سینسر یوز ہوتے ہیں, جو ہوتے تھے وہ اسٹیم انجنس کے اندر ان کی یوزیج ہوتی ہے. آگے جو ہے اسٹیبلائزیشن اور اسٹیئرنگ, ان کی یہ بھی جو ہے اس کے اندر یوٹیلائز ہوتے رہے. آگے جو ہے اسٹیبلٹی کے اندر تاکہ سسٹم اسٹیبل رہے, ٹھیک ہے, نیویگیشن سسٹم کے اندر, راکٹ میزائل ان کے اندر. جس طرح سب سے بڑا جو ہے وہ پی آئی ڈی کنٹرولر جو ہے پروپورشنل انٹیگریٹڈ ڈفرینشیل کنٹرولر جو ہے وہاں پر جو ہے وہ یوز ہوئی. پی آئی ڈی کنٹرولر جو ہے وہ ایک بہت بڑی جو ہے وہ جو ہے کنٹرولر سسٹم کی ایگزامپل ہے ہسٹری کے حساب سے. اگر اسٹیبلٹی جو ہے وہ ضروری ہے نیویگیشن سسٹم کے اندر, راکٹ کے اندر, میزائلز میں, سب میں کنٹرول سسٹم یوٹیلائز ہو رہا ہوتا ہے, جا کے جو ہے وہ اس کی پوری اسپیڈ کے ساتھ اس کی پوزیشن, اس کی ٹائمنگ, سب جو ہے وہ کنٹرول ہوتا ہے میزائل, تاکہ ان کی سب کو جو پیچھے ہمارے کنٹرول میں ہوتا ہے, ٹھیک ہے, تو اس حساب سے وہ پرفارم کریں, ٹھیک ہے. تو وہ اس کے اندر اسی طرح پروسیس کنٹرول کرنے کے لیے انڈسٹریز کے اندر جو ہے وہ کنٹرول سسٹم کی یوزیج ہوتے ہیں. تو یہ ہسٹری ہے پوری. آگے دو قسم کے کنٹرول سسٹم ہوتے ہیں, ٹو کنفیگریشنز آف کنٹرول سسٹم, اوپن لوپ سسٹم, کلوز لوپ سسٹم. اوپن لوپ سسٹم کیا ہوتا ہے اور کلوز لوپ سسٹم کیا ہوتا ہے؟ کلوز لوپ سسٹم یہ ہوتا ہے کہ جس میں اندر فیڈ بیک اگر سسٹم لگا ہوا, فیڈ بیک لگی ہو تو کلوز لوپ سسٹم, اگر فیڈ بیک نہ ہو تو اوپن لوپ سسٹم. آگے اوپن لوپ سسٹم ہو یا کلوز لوپ سسٹم ہو, چار کمپوننٹ ضروری ہوتے ہیں. کلوز لوپ سسٹم کے اندر ایک ایکسٹرا کمپوننٹ ہوتا ہے فیڈ بیک سسٹم کے اندر, ٹھیک ہے, ہوتا ہے وہ. لیکن اوپن لوپ سسٹم کے اندر جو ہے وہ ایک ان پٹ ٹرانسڈیوسر اور ریفرنس جو ہے, جس طرح کے ان پٹ ہم دیتے ہیں وہ ایز اے ریفرنس دیتے ہیں, ٹھیک ہے, جو اس نے آگے کنٹرولر کو جانا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. آگے کنٹرولر جو ہوتا ہے وہ جو پرفارم کروائے گا پلانٹ کے اندر, جس کی پرفارمنس جو ہے اس کو پرفارم کرے گا کس طرح آپ نے اس کے اندر کنٹرولر کے اندر سارا ماڈل جو ہے وہ سیٹ ہوتا ہے, وہ پرفارمنس کرواتا ہے, ٹھیک ہے, پلانٹ کی, انڈسٹریل یونٹ کی, اس کو ڈرائیو کراتا ہے انڈسٹریل یونٹ کو, وہ کنٹرولر ہوتا ہے. تو پیس پروسیس اور پلانٹ جو ہے وہ ڈیوائس پلانٹ انڈسٹریل یونٹ جو کہ اس کنٹرولر کے انڈر آبزرویشن ہوتا ہے, انڈر کنٹرول ہوتا ہے, اس کو
प्रोसेस है प्लांट कहते हैं। कंट्रोल वेरिएबल जो आउटपुट हमें जो मिलेगी, ठीक है। अब जो है जिस तरह एग्जांपल में ये है कि फेयरनेस या एयर कंडीशन के अंदर जो है वो, या प्लांट के अंदर जो एयर कंडीशन जो है वो प्लांट हो सकता है, ठीक है। और उसके अंदर जो है आउटपुट वेरिएबल क्या होगा, टेम्परेचर। और कंट्रोलर जो है वो हीटिंग सिस्टम, कंट्रोलर हीटिंग सिस्टम के अंदर क्या होता है वो फ्यूल वाल्व्स हो सकते हैं या इलेक्ट्रिकल सिस्टम हो सकता है, बिजली हो सकती है जो कि उन वाल्व्स को ऑपरेट कराएगा। फिर आगे जो है वो कह रहा है कि करेक्टर ओपन लूप सिस्टम के अंदर मसला ये होता है कि उसके अंदर जो है फीडबैक सिस्टम नहीं होता, इसलिए एरर या डिस्टर्बेंसेस जो होती हैं वो आउटपुट, ठीक है, वो रिमूव नहीं हो पाती, ठीक है। अब फीडबैक सिस्टम रिमूव हो तो तब तो वो कंट्रोलर जो है वो प्लांट के बाद अगर फीडबैक सिस्टम लगा हो तो अगर एरर आ रहे हैं तो दोबारा वो कंट्रोलर को सेंड कर दें उन एरर को, माइनस हो जाए, रिमूव हो जाए, लेकिन वो लगा हुआ नहीं होता ओपन लूप सिस्टम के अंदर। तो उसकी वजह से जो है वो एरर जो होते हैं वो डिस्टर्बेंसेस जो होते हैं वो भी आउटपुट में आ जाती हैं। एग्जांपल जो टोस्टर जो है वो इनपुट लूप से क्लोज लूप सिस्टम में भी यूज़ होता है और ओपन लूप सिस्टम में भी। अगर जो है टोस्ट का कलर जो है उसको मेजर करने के लिए, अब जो है अगर ये ओपन लूप सिस्टम है तो टोस्ट का कलर जो है चेंज हो जाए तो वो जो है वो दोबारा अब जो उसको एरर आ रहा हो तो वो दोबारा करेक्ट नहीं हो सकता, ठीक है, अगर एज ए ओपन लूप सिस्टम में यूज हो रहा हो। मैकेनिकल सिस्टम जिस तरह के मैर, स्प्रिंग, डैम्पर जो होता है इनके अंदर जो है वो जो है वो फीडबैक सिस्टम नहीं लगा होता, तो इसलिए वो एरर अगर आ जाए तो हम उसको रिमूव नहीं कर सकते। आगे क्लोज लूप सिस्टम जो होता है वो ज़्यादा एक्यूरेट होता है, उसके अंदर एक बाकी तो वही कंपोनेंट होते हैं चार, एक एडिशनल कंपोनेंट जो है वो आउटपुट ट्रांसड्यूसर, एक सेंसर लगा होता है, एक फीडबैक सिस्टम लगा होता है जो कि वो एरर जो आ रहे होते हैं, डिस्टर्बेंसेस जो आ रही होती हैं वो उनको दोबारा कंट्रोलर की तरफ भेज रहा होता है कि यहाँ पर आपकी डिस्टर्बेंसेस आ रही हैं, यहाँ पर जो है वो एरर्स आ रहे हैं, उनको रिमूव करें आप। तो फिर हमारी जो आउटपुट आती है वो उसके अंदर डिस्टर्बेंसेस कम होती है या ना होने के बराबर होती हैं। अब एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्लोज लूप सिस्टम के, एडवांटेज तो यही बता दिए कि ये जो होता है ज़्यादा एक्यूरेट होता है ओपन लूप सिस्टम की निस्बत, और जो होता है नॉइज़, डिस्टर्बेंसेस और चेंजेस जो होते हैं इन एनवायरनमेंट के अंदर जो है आउटपुट में नहीं आती। चेंजेस जो आती हैं वो उनको दोबारा जो वो ओपन लूप क्लोज लूप सिस्टम जो होता है वो दोबारा वो भेज रहा होता है कंट्रोलर के बाद, वो उसकी वजह से जो है डिस्टर्बेंसेस कम आती हैं, ठीक है, कम चांस होते हैं डिस्टर्बेंसेस के। आगे ट्रांस रिस्पॉन्स डिस्टार्ट एरर जो होता है वो भी जो है वो कंट्रोल किया जा सकता है क्लोज लूप सिस्टम के जरिए। लेकिन क्लोज लूप सिस्टम का मसला एक डिसएडवांटेज है, वो बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स सिस्टम्स होते हैं और एक्सपेंसिव होते हैं दैन ओपन लूप। इसलिए आगे जो है ये डायग्राम शो और ये ओपन लूप सिस्टम की और क्लोज लूप सिस्टम की। ओपन लूप सिस्टम यही है कि एक इनपुट ट्रांसड्यूसर है, इनपुट या रेफरेंस जो होती है, फिर वो कंट्रोलर के अंदर जाती है, आगे फिर डिस्टर्बेंसेस बन जो है वो डिस्टर्बेंसेस जो होती है वो शो हो रही है कि वो ऐड हो गई, आगे वो प्लांट के अंदर भी चली जाती है, प्लांट जो है परफॉर्म कराता है, डिस्टर्बेंस भी आ गई, तो वो आगे फिर एरर जो है तो डिस्टर्बेंस दो डिस्टर्बेंसेस शो की हुई हैं, डिस्टर्बेंस आ जाती है। तो वो अब अगर यहाँ पे फीडबैक सिस्टम अगर लगा हो तो वो डिस्टर्बेंसेस जो आ रही हैं वो दोबारा कंट्रोलर को भेज सकता है, कंट्रोलर दोबारा उनको माइनस हो सकती हैं, कंट्रोलर जो है तो उनको दोबारा एक्यूरेट हो सकती हैं, वो मॉडिफाई हो सकती हैं, रिमूव हो सकती हैं, माइनस हो सकती हैं। लेकिन अब इनके अंदर जो है ओपन लूप सिस्टम के अंदर यहाँ पर फीडबैक सिस्टम जो है वो नहीं लगा होता है, तो इस वजह से ना लगा होने की वजह से वो जो डिस्टर्बेंसेज हैं वो आउटपुट में आ जाती हैं, ठीक है। तो लेकिन क्लोज लूप सिस्टम के जो है वो बिल्कुल अपोजिट है, उसके अंदर भी यहाँ पर वही सिस्टम लगा हुआ, लेकिन उसके अंदर यहाँ पर एक एक्स्ट्रा सेंसर लगा होता है, आउटपुट ट्रांसड्यूसर लगा जो कि वो डिस्टर्बेंसेस को माइनस कर रहा होता है, ये देख शो कर रहे हैं ये डायग्राम के अंदर, ये ब्लॉक डायग्राम। आगे जो हम जाते हैं एनालिसिस एंड डिज़ाइन। एनालिसिस क्या होता है, वो सिस्टम की परफॉर्मेंस जो है वो हमें डिटरमाइन करती है कि जो प्रोसेस हो रहा है उसके अंदर जो सिस्टम की परफॉर्मेंस है उसको डिटरमाइन करने के लिए जो कि हम कि वो कैसे परफॉर्म होगा, उसकी जो है स्टेडी स्टेट एरर, ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स जो है उनको एवेलुएट करने का, उनको एक्सप्रेस करने के लिए वो हमें कि आया जो हमने इनपुट दिया उसके हिसाब से सिस्टम परफॉर्म करेगा, डिजायर्ड स्पेसिफिक अपने आउटपुट आएगी या नहीं आएगी, वो सारा वो जायज़ा जो होता है वो हमने कितने कंपोनेंट की ज़रूरत है, कौन सी नहीं है, हमें कौन कौन सी रिक्वायरमेंट होगी, रिक्वायरमेंट्स अपनी जो है वो सारा जायज़ा जो होता है वो सांचा सा वो एनालिसिस कहते हैं, ठीक है। आगे डिज़ाइन के अंदर जो है वो सिस्टम की परफॉर्मेंस का पता चल गया, रिक्वायरमेंट हमें क्या है वो पता चल गई, तो अब उसके हिसाब से हमें सिस्टम को उसको जो है वो अपना काम करवाने के लिए हमें एक डिज़ाइन बनाना होगा, स्ट्रक्चर खड़ा करना होगा उस, ताकि वो उसके हिसाब से परफॉर्म करे। हमें ये भी कौन से एडिशनल कंपोनेंट ऐड करने हैं, कौन से पैरामीटर को चेंज करना है, ताकि जो है वो उनको चेंज कर सकें, ताकि हम अपने डिज़ायर्ड आउटपुट हासिल कर सकें रिक्वायरमेंट के हिसाब से। कंट्रोल सिस्टम डायनामिक सिस्टम है, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स भी है और स्टेडी स्टेट एरर भी है, इसलिए कंट्रोल सिस्टम जो है वो डायनामिक सिस्टम है।
आगे जो है तीन किस्म के ऑब्जेक्टिव है कंट्रोल सिस्टम एनालिसिस डिज़ाइन के अंदर, वो जो है कि प्रोड्यूसिंग डिजायर्ड ट्रांजिट रिस्पांस, ताकि जो हम ट्रांजिट रिस्पांस जो है वो टाइम के साथ वेरी जो रिस्पांस वो डिजायर्ड ट्रांजिट रिस्पांस जो है वो प्रोड्यूस कर सके, ठीक है। कंट्रोल सिस्टम को यूज़ करने के ये तीन ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं। डिजायर्ड ट्रांजिट रिस्पांस प्रोड्यूस हो सके, स्टेडी स्टेट एरर जो है वो कम से कम हो, जीरो हो जाए, मिनिमम रिड्यूस करना है, और तीसरा जो है वो स्टेबिलिटी हम अचीव कर सके सिस्टम की। ट्रांजिएंट रिस्पांस के अंदर वो एक एलिवेटर की एग्जांपल है। आगे जो है ट्रांजिएंट रिस्पांस इज आल्सो इंपॉर्टेंट फॉर स्ट्रक्चरल रिस्पांस, टू फास्ट और ट्रांजिएंट रिस्पांस कुड कॉज परमानेंट फिजिकल डैमेज। मतलब जो है वो एलिवेटर जो है वो फास्ट अगर वो हो जाए, स्पीड उसकी तेज़ हो, तो फिर क्या होगा, उनको जो वो हैं पैसेंजर जो है उनकी जो कंफर्ट जोन जो है वो अफेक्ट होगा, और अगर स्पीड जो है वो बहुत कम हो तो वो उनकी पैसेंजर्स की पेशेंस जो है वो अफेक्ट होगी। तो इस तरह वो टाइम के साथ वेरी कर रहे होते हैं, वो जो है इसके अंदर आ सकता है। अगर कंप्यूटर के अंदर जो होता है, जो स्टोरेज डिवाइस होती है उसके अंदर जो है मुख्तलिफ किस्म के हेड्स लगे होते हैं, हेड्स की जो है स्पीड जो है उसको कंट्रोल करने के लिए टाइम के हिसाब से, तो वो सारा जो है ट्रांसमिट रिस्पॉन्स जो है वो उनके अंदर आता है। आगे जो है स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स के अंदर वो ये एलिवेटर की एग्जांपल आ रही है, वो स्टेडी स्टेट को जीरो मिनिमम जितना जितना मिनिमम किया जा सकता है उतना जो है वो ज़्यादा एक्यूरेट रिजल्ट आ सकता है। स्टेबिलिटी जो है वो ये है कि नेचुरल रिस्पॉन्स अगर नेचुरल रिस्पॉन्स जो होता है वो जो सिस्टम के इनपुट के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होता, वो मतलब जो भी डिस्टर्बेंसेस आ सकती हैं, ठीक है, लेकिन नेचुरल रिस्पॉन्स को हमने कम करना है, जितना कम कर सकते हैं ताकि सिस्टम के ऊपर इनपुट के ऊपर जो हमने इनपुट डिपेंडेंट हो जाए, रिस्पॉन्स जो है वो हमारा इनपुट के ऊपर डिपेंड करे, ताकि जो जो हम जो है वो जो हम जिस तरह जो इनपुट दिया उसके हिसाब से परफॉर्म करें और आगे आउटपुट मिले। तो स्टेबलाइज करना है सिस्टम को, स्टेबल करना है। तो ये इंस्टेबिलिटी वही बातें जो हैं वो सारी शो रही कि इंस्टेबिलिटी नहीं होनी चाहिए। सेल्फ डिस्ट्रक्शन ऑफ फिजिकल डिवाइस, अगर लिमिट स्टॉप्स आर नॉट पार्ट ऑफ डिज़ाइन, जो डिज़ाइन के अंदर जो हमें ज़रूरत नहीं है वो रिमूव करनी है, तो इस तरह एंटीना के अंदर एयरक्राफ्ट, एलिवेटर, ये तीन एग्जांपल यूज़ हुई हैं। आगे जो है दूसरी कंसिडरेशन, अब तीन तो एक तो हो गई कि जो उसकी जो ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स जो है वो डिज़ायर्ड ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स जो है वो प्रोड्यूस हो, और दूसरा जो है वो ये है कि जो है उसकी जो स्टेबिलिटी अचीव कर सकें। तीसरा जो है वो उसका जो स्टेडी स्टेट एरर है वो रिमूव हो सके, ठीक है। आगे जो है वो फैक्टर जो है वो अफेक्ट करेंगे हार्डवेयर सिलेक्शन को, वो ये है कि मतलब जो है तीसरा जो चीज़ें जो हमने अंडर कंसिडरेशन करनी है वो ये है कि फैक्टर मतलब जो हार्डवेयर जो हमने चूज़ किया है वो जो है आया कि हमारी रिक्वायरमेंट के मुताबिक है, मतलब उसकी पावर रिक्वायरमेंट्स को वो फुलफिल करेगा या नहीं, और सेंसर जो उसके अंदर यूज़ करें वो आए वो एक्यूरेट रिजल्ट देंगे या नहीं देंगे। तो ये सारी जो डिज़ाइन के अतबार से जो वो हैं फैक्टर जो हैं उनको हमने जो है वो ऑब्जर्व करना है। फिर आगे जो है कॉस्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। फाइनेंसेस जो कि हमने जो है कंट्रोल सिस्टम डिज़ाइनर कैन नॉट क्रिएट डिज़ाइन विदाउट कंसिडर द रिक्वायरमेंट, कि हमने ऐसा डिज़ाइन ना कर लें सिस्टम के जो कि बहुत ज़्यादा महंगा और जो है वो इकोनॉमिकल इम्पैक्ट उसकी वजह से पड़ रहा हो। तो ये भी जो है वो कंसिडरेशन के अंदर करनी है कि फाइनेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि ना उतना ज़्यादा ना हो कि हमारे ऊपर बर्डन बन जाए। आगे तीसरा जो है रोबस्ट डिज़ाइन, मतलब जो है वो टाइम के साथ साथ चीज़ें वेरी करती हैं। अब सिस्टम की परफॉर्मेंस हमें कोई और चीज़ की परफॉर्मेंस टाइम के साथ जो है वो वेरीफाई करनी वेरी करती हैं चीज़ें, पैरामीटर चेंज होते हैं, तो उसके हिसाब से जो है वो सिस्टम को फिर रोबस्ट करना होता है, उसकी डिज़ाइन जो होता है उसको जो है तो उसके हिसाब से चेंज करना होता है। तो वो जो है वो रोबस्ट डिज़ाइन वो भी ऑब्जर्व करना है कि आगे हम उसके अंदर कुछ एलिमेंट्स जो है वो ऐड कर सकें, कुछ रिमूव कर सकें, तो डिज़ाइन को रोबस्ट डिज़ाइन वो इंजीनियर करते हैं, ठीक है। आगे जो डिज़ाइन प्रोसेस के 6 स्टेप्स हैं उनको एक एक करके पढ़ते हैं। स्टेप 1, ट्रांसफॉर्म रिक्वायरमेंट्स इनटू फिजिकल सिस्टम, मतलब हमें रिक्वायरमेंट पता चल गई हमने क्या करना है, ठीक है, उसको फिर जो है वो एक फिजिकल सिस्टम के अंदर जो है उसको चेंज करना है, ठीक है। अब जिस तरह मतलब हमें जो है पोजीशन कंट्रोल करनी है, ठीक है, जो है एंटीना की, तो अब उसके अंदर क्या है हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, पोजीशन चेंज करनी है किसी दूर जगह से, तो उसको अब हम उसके लिए हमें जो है वो एक फिजिकल सिस्टम बनाना पड़ेगा, ठीक है। उसकी अब उसके अंदर उसकी वेट, फिजिकल डायमेंशन, उन सबको जो है वो ताकि वो डिस्क्राइब करें, उनको भी अब अंडर ऑब्जर्वेशन करना है, ठीक है। रिक्वायरमेंट यही है कि हम रिक्वायरमेंट को फिजिकल सिस्टम में चेंज करेंगे, ठीक है। स्टेप 2, फंक्शनल ब्लॉक डायग्राम बनाएंगे। ब्लॉक डायग्राम क्या है, क्या वो जो है डिज़ाइन बन गया, तो डिज़ाइन के जो है उसके अंदर ये है कि उसके फंक्शनल ब्लॉक डायग्राम जो है वो ये कहती है कि कौन कौन से कंपोनेंट यूज़ हो रहे हैं, ठीक है, और उनका आपस में लिंक क्या, ठीक है, उनका आपस में लिंक क्या है वो जो है वो फंक्शनल ब्लॉक डायग्राम एक्सप्रेस करती है, ठीक है। अब जिस तरह के पोटेंशियोमीटर, सिग्नल एंड पावर एम्पलीफायर, मोटर लोड, पोटेंशियोमीटर, ये सारे जो है वो फंक्शनल डायग्राम वो एक्सप्रेस करती है सब
आगे क्रिएट सिमेट्रिक डायग्राम, वो जो होता है वो ब्लॉक डायग्राम की तरह की ही होती है। फ़र्क ये होता है कि इसके अंदर जो सिमेट्रिक डायग्राम, इसके अंदर जो होता है वो जो कंपोनेंट होता है उनकी जो सब कंपोनेंट, उनकी डिटेल जो होती है, सब डिटेल जो होती है वो जो होती है वो सिमेट्रिक डायग्राम के रिप्रेजेंट होती है। और ये भी होता है कि कौन सी हमने जो है अपने लॉग को जो चीज़ें, जो यूज़फुल चीज़ें वो ऐड करनी है और कौन सी जो है वो रिमूव करनी है, ठीक है, ताकि नेक्स्ट फेज़ के अंदर जो है एनालिसिस डिज़ाइन के अंदर जो है वो कोई मसला ना बचे। इस तरह ऐड करनी है और इस तरह रिमूव करनी है ताकि हमारा सिस्टम जो है वो परफॉर्मेंस जो इफेक्ट ना हो। आगे जो है पोटेंशियोमीटर जिस तरह की है, अब पोटेंशियोमीटर के अंदर जो है उसने फ्रिक्शन और इनर्शिया जो उसको निगलेक्ट कर दिया है। डिफरेंशियल एम्पलीफायर एंड पावर एम्पलीफायर के अंदर जो है वो जो एम्पलीफायर जो होता है उसको की जो है वो रिस्पॉन्स जो होता है वो ज़्यादा तेज़ होता है मोटर के रिस्पॉन्स की निस्बत, ठीक है। मोटर आर्मेचर सर्किट, दो किस्म के आर्मेचर यूज़ हो रहे हैं, एक इंडक्टेंस का आर्मेचर और दूसरा रेजिस्टेंस का आर्मेचर। और इंडक्टेंस का आर्मेचर जो है उसको उसने रिमूव कर दिया, ठीक है। और ये जो डिसीजन रिमूव करने का, कौन से जो कंपोनेंट्स ऐड करने हैं और कौन से रिमूव करने हैं, तो वो जो है वो डिसीजन जो होता है वो प्रीवियस लॉज के हिसाब से, उसका नॉलेज जो हमारे पास प्रीवियस नॉलेज होता है उसके हिसाब से जो होता है, फिजिकल लॉज जो होते हैं वो कर्नल सिस्टम के बिहेवियर को चेक करते हैं। वो लॉज, उस नॉलेज जो हमें प्रीवियस लॉ, फिजिकल लॉज का नॉलेज होता है उसके हिसाब से हम जो होते हैं उसकी एक्सपीरियंस करते हैं, कौन सी हमने कंपोनेंट्स ऐड करने हैं, कौन से रिमूव करने हैं, ताकि हमारे सिस्टम की परफॉर्मेंस इफेक्ट ना हो। स्टेप 4 जो है वो डिवेल्प करना एक मैथमेटिकल मॉडल। अब हमने जो है फिजिकल लॉज के जरिए कौन से कंपोनेंट ऐड करने हैं उनको चेक भी कर लिए, ठीक है। तो अब हमने मैथमेटिकल मॉडल करना है ताकि हम सॉल्व कर सकें, ठीक है। अब कुछ चीज़ें अज्यूम भी करनी होगी क्वेश्चंस के अंदर। तो अब जो है ये मैथमेटिकल मॉडल्स की वेज जो है वो टाइप्स जो है वो ये डिफरेंशियल इक्वेशन, लैप्लास ट्रांसफॉर्म, स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। डिफरेंशियल इक्वेशन तो यूज़ होती रहती है। अब जहाँ पर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं यूज़ हो रही है वहाँ पर लैप्लास ट्रांसफॉर्म और आगे स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन, तो उनके जरिए हम जो होता है वो उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। मैथमेटिकल मॉडल बनाना, डेवलप करना जो है जरूरी है। एंगुलर इनपुट, मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन, एंगुलर आउटपुट, रिड्यूस ब्लॉक डायग्राम। अब लार्ज सिस्टम होता है, ब्लॉक डायग्राम के अंदर मुख्तलिफ कंपोनेंट लगे, उनको लार्ज सिस्टम तो वो बहुत कम्प्लेक्स सिस्टम होता है, उनको सिंगल ब्लॉक डायग्राम के अंदर जो मैथमेटिकली डिस्क्रिप्शन जो एक्सप्रेस जो है वो डिस्क्राइब कर रहा हो तो उसके अंदर रिड्यूस करना ज़रूरी होता है। आगे जो है एनालाइज एंड डिज़ाइन। अब एनालाइज भी हो गया, डिज़ाइन भी हो गया सिस्टम। अब उस सिस्टम को, इस डिज़ाइन को जो है उसको स्टैंडर्ड टेस्ट किए जाते हैं, ठीक है। एनालिटिकली भी और उसकी टेस्ट जो है वो प्रैक्टिकली भी टेस्ट किए जाते हैं ताकि डिज़ाइन को वेरीफाई किया जा सके। दीज इनपुट जो होते हैं उनके अंदर जो इनपुट जो होते हैं वो इम्पल्सेस, स्टेप्स, रैम्प्स, पैराबोलाज एंड सिनुसॉइड्स हो सकते हैं। इम्पल्स क्या होता है कि अगर टी ज़ीरो है तो इनपुट जो है वो इनफाइनाइट आएगी, और ज़ीरो जो है बाकी जो भी आई आएगी बाकी की जगहों पर ज़ीरो आएगी, ठीक है, जो इनपुट होगा। स्टेप इनपुट जो होता है वो एक स्ट्रेट लाइन कांस्टेंट कमांड होती है, स्ट्रेट लाइन और जो है वो आ रही होती है। रैंप इनपुट जो होता है रिप्रेजेंट करता है कि सिस्टम अगर जो इंक्रीजिंग फंक्शन है, कॉन्स्टेंटली इंक्रीज कर रहा है लीनियरली, ठीक है, तो वो जो है वो रैंप होकर रिप्रेजेंट करेगा। अब सिनुसाइड जो था वो साइन वेव आ रही है, वेरी कर रही है, ठीक है, तो वो साइन वेव हो गए। अब ये जो जितना भी है हमने जो इसका इंट्रोडक्शन जो है वो उम्मीद है आपको जो है कुछ नॉलेज मिली होगी कंट्रोल सिस्टम के इंट्रोडक्शन के हिसाब से। तो ये सारा जो है नॉलेज जो है वो डाटा उठाया वो चैप्टर 1 कंट्रोल सिस्टम इंजीनियरिंग, नॉर्मन एस नाइस की 6th एडिशन, जहाँ से जो है वो रेफरेंस बुक, ये जो बुक जो है वो टेक्स्ट बुक यूज़ की है, ठीक है। तो आप ये भी देख सकते हैं अगर एक्सप्लेनेशन अगर देखनी है तो। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियोस। मॉड्यूल 2 के साथ जो है वो अगली वीडियो के अंदर मिलते हैं। थैंक्स, अल्लाह ने के